नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राहुल चौधरी। अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, आज मैं एनसीईआरटी नहीं लाया क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉपर था ही नहीं पूरा एक जगह। तुम्हारे आधे टॉपिक भी नहीं थे उसमें, तो बनाने पड़े मेरे को। लेकिन तुमको नोट्स बनाने हैं क्योंकि मैंने पॉइंट पॉइंट ही लिख के दिए तुमको, समझ रहे हो? हाँ, पूरे नोट्स नहीं बनाए मैंने, केवल उनके पॉइंट पॉइंट बनाए हैं सभी थ्योरीज के, है ना। तो आज है अपना टॉपिक क्या? इवोल्यूशन या उद्विकास। ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा होगा। उद्विकास, ठीक है। अब उद्विकास क्या है? देखो, अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जीवन बना कैसे, पहली बार धरती पर जीवन बना कैसे। ठीक है, वो अपन ने मिलर का प्रयोग भी देख लिया था, अलग अलग थ्योरीज देख ली थी। इस पर वो स्पोर आए थे, उससे बनी थी। कोई बोल रहा था कि जो सड़ा गला पदार्थ है उससे जीवन बना है। सब अलग अलग बोल रहे थे। तो अपन ने पीछे क्या पढ़ा था कि सर जीवन आखिरकार बना कैसे। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन कि जो फिर जीवन बन गया शुरुआत में क्या हुआ? जीवन बन गया। ठीक है, अब जीवन बनने के बाद में पहला जीवन तो अपन ने सुना था कि एक कोशिकीय जीव बने थे। अब उन एक कोशिकीय जीवों से अपन इतने बहुकोशिकीय जीव कैसे बन गए? बहुकोशिकीय जीव तो बने जो बने, लेकिन इतने सारे जीव कैसे बन गए? तो उद्विकास का एंड प्रोडक्ट क्या है? उद्विकास का मतलब क्या निकला है? उद्विकास का मतलब ये निकला कि आज इतनी सारी विभिन्नताएं, ये इतनी बड़ी जो डाइवर्सिटी देख रहे हो ना तुम, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, लगभग 70 लाख जीव जंतु, अलग अलग स्पीसीज। तो ये किसका परिणाम है? उद्विकास का परिणाम। तो उद्विकास का मतलब अपन लास्ट परिणाम माने कि उद्विकास का ये परिणाम निकला सर। तो उसका परिणाम क्या निकला? उद्विकास का परिणाम निकला कि आज अपन को धरती के ऊपर इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन इज कंसिडर एज दैट आवर प्लेनेट फाइंड हैव लार्ज अमाउंट डाइवर्सिटी। इवोल्यूशन का अंतिम, ये वाली लाइन का नोट्स बना लेना तुम, है ना। उद्विकास का अंतिम जो परिणाम है, उद्विकास का अंतिम परिणाम पृथ्वी पर विभिन्नताएं उत्पन्न करने का है। उद्विकास का अंतिम परिणाम क्या निकला कि इतनी सारी विभिन्नताएं देखने को अपन को मिल रही है धरती के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं सर अपन क्या इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा कुछ ऐसी है कि कोई जीव था शुरुआत में, ठीक है, अब जीव बन चुका है। ठीक है, अब जीव बनने के बाद की प्रक्रिया देख रहे हैं अपन। पिछली क्लास में अपन देखा था कि जीव कैसे बना, लेकिन अब देख रहे हैं अपन जीव बनने के बाद में इतनी डाइवर्सिटी कैसे आई। तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? इवोल्यूशन। क्या नाम दे दिया? उद्विकास। ठीक है, तो उद्विकास की परिभाषा बताओ मास्टर उद्विकास की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा में क्या होगा? हो सकता है इवोल्यूशन की कि कोई जीव था, उसने एक विशिष्ट लक्षण को ग्रहण किया, उसके जेनेटिक मटेरियल ने। ऐसे नहीं कि बॉडी बिल्डिंग बना ली तो उसका बेटा भी बॉडी बिल्डर ही पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता कि ये लक्षण अब हमने ले लिया सर कि हमारे पिताश्री की क्या है, मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स बढ़िया बना रखे हैं, तो हमारा छोरा भी कैसा होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला हो। ऐसा नहीं होता। वो आपने काम किया है बॉडी के ऊपर, आपने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर काम नहीं किया है, उसमें आनुवांशिक पदार्थ के ऊपर काम नहीं किया आपने, समझ रहे हो? तो आनुवांशिक पदार्थ में कुछ परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन अगली 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 पीढ़ियों में जाते जा रहे हैं।
कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ वो इस पीढ़ी में चला गया, कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ वो इस डायरेक्शन में चला गया, कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ वो इस डायरेक्शन में चला गया। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर जब अपन बहुत सारी पीढ़ियों के बाद में एक लास्ट पीढ़ी में जाकर देखेंगे तो ये पीढ़ी अपन को अलग ही दिखेगी, ये वाली पीढ़ी अपन को अलग ही दिखेगी और ये वाली पीढ़ी अपन को बिल्कुल ही अलग दिखेगी। तो बहुत सारी पीढ़ियों के बाद अपन जब उस विभिन्नता को देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, जिससे क्या हो जाता है, नई जाति का निर्माण हो जाता है। अब जैसे मान लो शुरुआत में शेर था, मान लो, ठीक है, शुरुआत में शेर था, उद्विकास के दौरान मानते हैं अपन, चलो शुरुआत में शेर था, ठीक है। अब शेर के अंदर मान लो कोई परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, उसका जो नया छोरा हुआ वो नया छोरा क्या हुआ, हाइट में छोटा रह गया, हाइट में कैसा रह गया, छोटा रह गया, ठीक है। अब बाई चांस गलती से उस छोरे ने भी जो रिप्रोडक्शन किया वो जो हाइट में छोटा था जीव उसी के साथ क्या किया, जनन किया, तो अगली पीढ़ी भी क्या आई, छोटी आई, फिर उसी ने भी बाई चांस अब वो सब ही रिप्रोडक्शन ही कैसे कर रहे हैं, छोटी हाइट वाले। तो लास्ट में अपन जाकर देखते हैं तो देखा कि अपन को क्या मिल गई, बिल्ली मिल गई, क्या मिल गई, बिल्ली मिल गई, ठीक है। अब जैसे ही अपन इस तरफ आते हैं तो शेर में कुछ परिवर्तन हुआ, तो ये जो गर्दन वाले बाल थे ये गायब हो गए, शेर क्या हो गया, गंजा हो गया, शेर गंजा हो गया, ठीक है। अब शेर गंजा हुआ, मूछें तो थी लेकिन ये गर्दन वाले बाल थे ये गायब हो गए। अब शेर गंजा हो गया तो उस गंजे शेर ने बाई चांस पैदा हो गया, वो बाई चांस पैदा हो गया, कोई परिवर्तन हुआ होगा उस शेर के डीएनए में, आनुवंशिक पदार्थ में, और परिवर्तन होने से क्या हुआ, वो जो नया बना वो क्या हो गया, यहाँ से गंजा था, उसकी दाढ़ी नहीं थी, क्या हो गया थी, मुछ थी। अब वो बाई चांस वैसे ही जानवर से क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, अब वो सारी संतति वैसी है, तो क्या पैदा हो गया, चीता पैदा हो गया मास्टर। तो इस तरीके से क्या है, नई जातियां बन जाती है। और जो नई जातियां बनती है कैसे बनती है, अचानक बाई चांस होता है सारा काम, ठीक है। उसमें कुछ उसी जीन में परिवर्तन हो गया मान लो गलती से, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, बाई चांस है। हेलो, रुक जाए भाई, एक क्लास और ले लें। हेलो, हाँ, तो अपन ने देखा कि नई जाति का निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या डेफिनेशन, ठीक है। क्रमिक पीढ़ियों के दौरान जैविक आबादी की वंशागत विशेषताओं में परिवर्तन, एक बहुत बड़ी आबादी थी, उस आबादी की आनुवंशिक विशेषताओं में कुछ परिवर्तन हुआ और वो विशेषताएं आगे जाते क्या हो रही है, दूसरी पीढ़ी में जाती जा रही है। तो लास्ट में जब अपन जाकर देखेंगे तो मास्टर क्या मिलेगा अपन को, लास्ट में अपन को मिल जाएगा एक नया जीव, ठीक है। तो ये है परिभाषा, ठीक है। तो क्रमिक पीढ़ियों के दौरान जैविक आबादी की वंशागत विशेषताओं में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई परिभाषा किसकी, उद्विकास की, उद्विकास या विकास कुछ भी करो, ठीक है। अब क्या हुआ, उद्विकास कैसे हुआ, उसके लिए क्या हुआ, अलग अलग थ्योरीज आई, क्या आई, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी। वो बोल रहा है इस तरीके से उद्विकास हुआ, वो वैज्ञानिक बोल रहा है इस तरीके से उद्विकास हुआ। तो अब सबके देख लेते हैं कि भाई साहब तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले ये 4 थ्योरीज देखते हैं अपन, ये 4 थ्योरीज ही है, ठीक है। मैन लेमार्कवाद पहली थ्योरी, फिर डार्विनवाद, फिर नव डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में कोई अंतर नहीं है। क्या डार्विन ने कुछ चीजें सही बोली थी लेकिन उनके कारण नहीं बता पाया डार्विन,
तो उनके कारणों को भी सम्मिलित करके फिर बताया गया, वो काय में आ गया, नव डार्विनवाद में आ गया। ठीक है, तो डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में कोई अंतर नहीं है, सेम पॉइंट है, लेकिन क्या है, एक दो पॉइंट ऐड भी कर दिए उसमें, लेकिन क्या है, इन्होंने कारण भी बता दिए। अभी बताऊंगा कि ये कारण क्यों बता पाए और ये कारण क्यों नहीं बता पाया। ठीक है, और लास्ट में जो थ्योरी आती है वो क्या ही आती है, म्यूटेशन की आती है। ठीक है, वो थ्योरी क्या ही आती है, म्यूटेशन की आती है। ठीक है, तो अपन पहला आदमी देख लेते हैं, लेमार्कवाद। कौन सा, लेमार्कवाद, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब मैं पहली थ्योरी जो शुरू करने जा रहा हूं वो है लेमार्कवाद। अब सुनते हैं अपन लेमार्क भैया की। ठीक है, पहला पॉइंट लेमार्क भैया ये बोलते हैं कि क्या हुआ, जीवों में निरंतर वृद्धि करने की प्रवृत्ति या क्षमता होती है। क्या होती है, निरंतर वृद्धि करने की क्षमता होती है। आप बोलो, अगर ऐसा होता, क्षमता नहीं, इसने ये बोला कि जब अपन चाहे ना उतनी ग्रोथ कर सकते हैं। सबको दिखता है कि अपन चाहने से कुछ नहीं होता, अपने चाहने से कुछ नहीं होता, तुक्के मार रहा है। क्या है, तुक्के मार रहा है बैठा बैठा, क्योंकि ये क्या, बहुत पुराना वैज्ञानिक था, बैठा बैठा तुक्के मार रहा था, लोगों को बावड़े बना रहा था। ठीक है, अब पुराना है लेकिन इसने शुरुआत तो की, अच्छी बात ये है। ठीक है, जानने की कोशिश तो की, अपन तो बिल्कुल ही ठाले हैं। ठीक है, तो पहला काम किया क्या, इसने कहा कि जीवन, जो जीव है वो जितना चाहे उतनी वृद्धि कर सकते हैं। अगर ऐसा ही होता महाराज, तो जो तुम एंजियोस्पर्म देखते हो, एंजियोस्पर्म मतलब आवर्तबीजी पौधे, उनमें तुम देखते हो कि इतने पौधे भी होते हैं और 100 फीट लंबे पौधे भी होते हैं। अगर चाहने से ही कुछ होता तो वो जो इतने तो पौधे हैं वो चाहते तो क्या हो जाते, 100 फीट लंबे हो जाते, उनकी बराबरी कर लेते, नहीं कर पाए ना। तो इसका पहला पॉइंट क्या था कि जीवों में निरंतर अपनी इच्छाओं के अनुसार वृद्धि करने की क्षमता होती है। यह पॉइंट लिख देना पूरा। ठीक है, इस पहले पॉइंट में ये वाला लिख देना। ठीक है, तो लेमार्क भैया ने कहा कि जो जीव है उनमें क्या होती है, अपनी इच्छा से लगातार वृद्धि करने की क्षमता होती है, लेकिन सबको पता है कि ये गलत था। ठीक है, दूसरा है वातावरण में नई आवश्यकता का प्रभाव। वातावरण में नई आवश्यकता का प्रभाव, यह बोल रहा है एक तरीके से कि अगर तुम्हारे पास वातावरण ऐसा आ गया ना कि बहुत सर्दी पड़ रही है, तो तुम ऐसा जीव बन जाओगे कि जिसके चारों तरफ बहुत सारे घने बाल हो, बहुत मोटी चमड़ी हो, ताकि सर्दी ना लगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये बोल रहा है एक तरीके से कि वातावरण का प्रभाव पड़ेगा और आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वातावरण में नई आवश्यकता का प्रभाव नहीं होता है मास्टर। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो जो बर्फ में रह रहे लोग, उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बड़े बड़े बाल हो, बहुत मोटी चमड़ी हो, ताकि हमको क्या नहीं लगे, सर्दी ना लगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वातावरण का कैसा भी प्रभाव हो, तुम यहां भी मानव ही रहोगे, वहां भी मानव ही रहोगे। ठीक है, तो नई आवश्यकताओं का या वातावरण का इनका कोई प्रभाव नहीं है। अपन नहीं कर सकते अपने अंदर बदलाव वातावरण के अनुसार। हाँ, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं अपने अंदर, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर ही बदल गई, ऐसा नहीं होता। फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, एनाटॉमिकल चेंज नहीं होते। संरचनाओं में कोई बदलाव नहीं आता है, उसकी फिजियोलॉजी में बदलाव आता है। जैसे तुम अगर ऊंचे पहाड़ पर चले गए तो तुम्हारे क्या होगा, जैसे तुमको सांस कमा रहा है तो तुम्हारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, तुम जल्दी जल्दी सांस ले लोगे। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। ऐसा थोड़ी है कि फेफड़े एक की जगह दो बढ़ा लोगे, ऐसा नहीं होता, तुम सांस बढ़ा दोगे बड़ी। ठीक है,
तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे ऑर्गन ही बदल गए, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल गई। ठीक है, तो ये क्या था, गलत था मास्टर। लेमार्क यहां भी गलत था। ठीक है, अगली चीज आती है अंगों के अधिक व कम उपयोग का प्रभाव। ये तो क्या मार दिया भाई साहब तगड़ा। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर तुम जिन अंगों का अधिक उपयोग करोगे ना, वो अंग ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और तुम जिन अंगों का कम प्रयोग करोगे उनका यूज नहीं होगा। एक बात बताओ, अपनी बॉडी में हार्ट है, वो लगातार काम कर रहा है, नॉन स्टॉप काम कर रहा है, तो उस हिसाब से तो उसको बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन हो जाना चाहिए था। इसकी माने तो अपनी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसकी जो गलतियां हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है, ये यहां पर बोलना चाह रहा है, इसके पॉइंट लिखने हैं तुमको, मैं गलतियां तो बता रहा हूं लेकिन तुमको वो गलतियां भी लिखनी है, समझ रहे हो। तो इसके अनुसार क्या था कि जो जीव, ये वाली लाइन लिखनी है तुमको इस पॉइंट के अंदर, मैं बोल रहा हूं जो जीव जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं वे अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं, तथा जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं वे समय के साथ घटते चले जाते हैं। यह लाइन लिखनी है तुमको इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो यह हो गया अपना थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यह ऐसे बोल रहा है कि तुमने मान लो बॉडी बिल्डिंग करके बड़ी बड़ी मसल्स बना ली, तुमने लिखना सीख लिया, तुमने साइकिल चलाना सीख ली, तो तुमको तुम्हारी अगली पीढ़ी को वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुक्का मार रहा है खड़ा खड़ा, क्या मार रहा है, तुक्का मार रहा है सर। तो ऐसा होता है क्या, उपार्जित लक्षण, उपार्जित मतलब जो आपने ग्रहण किए हैं वातावरण से, तुमने बॉडी बना ली, तुमने साइकिलिंग करना सीख ली, तुमने लिखना सीख लिया, ये सारे लक्षण तुमने उपार्जित कर लिए है ना, और फिर वो लक्षण तुम्हारी अगली पीढ़ी में जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है मास्टर, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति में तुम पॉइंट क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे कि जो जीव वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर में बदलाव कर लेता है वो बदलाव अगली पीढ़ियों में जाते हैं। ये वाली लाइन लिखनी है तुमको। ठीक है, किसके अंदर, उपार्जित लक्षणों के अंदर। तो उपार्जित मतलब जो ग्रहण किए हैं वातावरण से, तुमने लिखना सीखा है, तुमने दौड़ना सीखा है, तुमने बैलेंस बनाना सीखा है, वो सारी चीजें, लेकिन वो तो सीखना पड़ता है, नई जनरेशन आएगी, नया तरीका। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, लेमार्कवाद। और इस लेमार्कवाद ने जितने पॉइंट दिए सारे के सारे क्या है, गलत है, लेकिन तुमको गलत भी लिखने हैं, गलत भी लिखने हैं, समझ गए। अब दूसरा सिद्धांत आता है अपना डार्विनवाद। कौन सा आता है, डार्विनवाद। ठीक है, ये सबसे पहले तैयारी की थी इसने उद् विकास को समझाने। ठीक है, इसके बाद में आए अपने डार्विन भैया। कौन आते हैं, डार्विन भैया। अब डार्विन भैया आते हैं लगभग 1831 के आसपास आते हैं ये। ठीक है, और ये नाव लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। एक द्वीप पर गए थे, उसको बोलते हैं गैलापागोस द्वीप। ठीक है, तो उस द्वीप पर उन्होंने बहुत टाइम तक क्या की थी, खोज की थी कि उद् विकास आखिर हुआ कैसे, नई जातियों का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे। इन चीज़ों की खोज के लिए उसने बहुत टाइम तक वहाँ समय बिताया था। ठीक है, तो उस टाइम पर इसने क्या किया, अलग अलग पॉइंट नोटिस किया। तो ठीक है, उनके क्या है, पॉइंट लिख दिए मैंने। ठीक है, वो पॉइंट है, पहला पॉइंट है अति जनन। अति जनन, अति जनन ये है कि जो हर जीव है, जो हर जीव है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जनन करता है। हर जाति
प्रकृति के मतलब प्रकृति में उपस्थित, मतलब देखो एक तो है हाथी, एक है चींटी। अब हाथी अगर चींटी से ज्यादा रिप्रोडक्शन करने लग गया, चींटी के बराबर रिप्रोडक्शन करने लग गया, मतलब चींटी के बराबर संतानें उत्पन्न करने लग गया, तो तुम सोचो कितना हाथी होगा इस धरती पर। एक साल में तो पूरी धरती खत्म, सारी चीजें वो ही खा जाए, हाथी खा जाए। लेकिन वो क्या करता है, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके मैक्सिमम 6 संतानें तो उत्पन्न कर ही देता है अपने जीवन काल में। एक हाथी अपने जीवन काल में 6 संतानें उत्पन्न कर सकता है, लगभग 6-7, ठीक है, इतनी 5-6-7। लेकिन चींटी कितनी करती है? ओ सर, अंत ही नहीं है। एक बार में कितने सारे अंडे, एक बार में कितनी सारी चींटियां, एक बार में कितना सारा संख्या में जीवों का उत्पन्न होना। लेकिन हर जाति फिर भी अपनी जनन क्षमता का पूर्णतया उपयोग करती है और क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जीव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, प्रत्येक जाति अपनी जनन क्षमता का पूर्ण उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीव उत्पन्न करने की कोशिश करती है। मतलब एक तरीके से ये लाइन भी लिख सकते हो तुम, हर जाति अपनी जनन क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करती है ताकि क्या हो सके, अस्तित्व के अंदर रहा जा सके। देखो अगर कोई जीव है वो कम मतलब अपनी क्षमता से कम जीव उत्पन्न करेगा, उसमें क्षमता है 6 जीव उत्पन्न करने की, और वो जीव उत्पन्न करे 2, तो क्या होगा, धीरे धीरे डाउन पॉपुलेशन। ऐसा ही फॉर्मूला अपन कहाँ अपनाते हैं, मानव जनसंख्या है। मानव जनसंख्या में पहले क्या होता था, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8। जनन क्षमता क्या है अपनी बहुत ज्यादा है, 15 से 20 पैदा कर सकते हैं, 15 से 20 पैदा कर सकते हैं। तो अब अपन पूरा उपयोग कर रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, अपन मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। अगर मान लो अपन जनन क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे होते और जो चिकित्सा है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका यूज नहीं कर रहे होते, तब तो अपनी आबादी मेंटेन रहती। अब अपन क्या है, जो चिकित्सा पद्धति है उसका भी मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं और जनन क्षमता है उसका भी मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं, तो मर ही नहीं रहा कोई रोग से मर ही नहीं रहा। किसी में कोई रोग आ जाए, अब वो मर ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, दवाइयां ले लेके वापस ठीक हो जाते हैं। तो अब प्रकृति तो मारना चाहती थी, लेकिन मानव जाति में कोई मर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दवाइयां आ गई, चिकित्सा आ गई। तो इस तरीके से अपन को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली अपनी जनन क्षमता का उपयोग कम करना पड़ेगा। बच्चे 2 ही अच्छे वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चिकित्सा का उपयोग करके मरने की दर है उसको कम कर दिया। अब मरने की दर को कम कर दिया तो इधर से तो बढ़ती जा रही है, इधर से मरने वाले कम हो रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इस तरीके से अस्तित्व के लिए संघर्ष। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या लिखोगे, इसमें पॉइंट ये लिखोगे, हर जाति अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर खुद को वातावरण में बनाए रखने की कोशिश करती है। ठीक है, ये लाइन लिख देना तुम। ठीक है, अब अस्तित्व के लिए संघर्ष में क्या आएगा, देखो अगर अस्तित्व का संघर्ष 3 तरीके का होता है। एक तो अंतर जातीय, मतलब जैसे मानव, एक अंतर जातीय मतलब आदमी और घोड़ों में हो जाए किसी एक प्राकृतिक संसाधन को लेकर लड़ाई, और एक है वातावरणीय संघर्ष, बाढ़, अतिवर्षा, इन सब में कौन जीतता है, वही रहता है विजेता, और वही पॉपुलेशन आगे ग्रोथ करेगी। इन सबसे बचकर जो निकल गया वही जाति आगे जाएगी। अब मान लो कोई भयंकर भूकंप आए, पूरी मानव जाति खत्म और सारे घोड़े बच जाए, तो राज कौन करेगा, घोड़े करेंगे इस पर प्लेनेट पर राज, अपन थोड़ी करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष में क्या लिखोगे तुम,
बता दिया ना तुमको, हाँ ठीक है। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष में क्या होती है, जातियां संघर्ष करती है अपने आप को इस वातावरण में बनाए रखने के लिए, इस धरती पर बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है विभिन्नताएं व उनकी उत्पत्ति। देखो, तुम अपने पापा से अलग हो, मैं अपने पापा से अलग हूं, लेकिन अलग भी हूं, कुछ वैसा भी हूं। वैसा कैसे हूं, जैसे हाइट पापा के बराबर है, बाल पापा के जैसे हैं, लेकिन शक्ल तो बिल्कुल अलग है, शक्ल तो बिल्कुल अलग है। अब ये विभिन्नता आई, ठीक है। अब आगे की तरफ रिप्रोडक्शन हुआ, नई संतान आई, नई संतान मेरी जैसी दिखेगी, लेकिन मेरे पापा के जैसी थोड़ी कम दिखेगी। पापा के जैसे दिख सकती है लेकिन थोड़ी कम दिखेगी। अब वो आगे और रिप्रोडक्शन करेगा, नई संतान उत्पन्न करेगा, तो उसकी और पापा की शक्ल धीरे धीरे बिल्कुल कोई मैच नहीं होता, और बहुत सारी पीढ़ियां चला गया। तो अब मेरे पापा को और उन सबके जो लास्ट पीढ़ी है, वो 100 पीढ़ियों के बाद भी अपन उस आदमी को देखेंगे तो वो मान लो बिल्कुल ही होगा, वो इतना सा हो, गोरा चिट्टा हो, बाल बिल्कुल सिल्की हो। पापा कैसे थे, लंबे, थोड़े सांवले रंग के, बाल घुंघराले, तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। इसी से क्या होती है, विभिन्नताएं आ रही है। क्या आ रही है, विभिन्नताएं आ रही है, ठीक है। अब यहां पर गलती यही हुई डार्विन से, क्योंकि डार्विन को पूछा भाई साहब ये विभिन्नताएं आ कहां से रही है, तो अब विभिन्नता ये बताए कैसे, क्योंकि उस टाइम तक क्या नहीं हुआ था, आनुवांशिक पदार्थ की खोज ही नहीं हुई थी, तो ये बताए कहां से। इस टाइम तक आनुवांशिक पदार्थ की खोज ही नहीं हुई थी। डार्विन आया था, वो क्या नाम, मेंडल आया था अपना, मेंडल भैया कब आए, 1946 के आसपास में उन्होंने क्या क्या की थी, वो 1846 के आसपास में उन्होंने खोज शुरू की थी। और ये कब आया, 1831 के आसपास में। मेंडल कब आया, 1846 के आसपास में खोज शुरू की थी इसने। तो अब इसने खोज शुरू की आनुवंशिक पदार्थ की, तब भी अपन को लोकेशन तो पता ही नहीं थी, लोकेशन तो पता ही नहीं थी। ये तो उनको कारक बोल रहा था कि कुछ कारक होते हैं जो विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। बोल रहा था आता ना कि सफ़ेद फूल, गुलाबी फूल, बड़ा मटर का पौधा, छोटा मटर का पौधा है, वो सारी चीजें। तो अब ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसने खोज शुरू की थी, लेकिन जो प्रॉपर खोज हुई थी ना वो 1900 में शुरू हुई थी आनुवंशिक पदार्थ की। तो 1900 में जब खोज प्रारंभ हुई तो इसके बारे में प्रॉपर बता कौन सकता है, विभिन्नताओं के बारे में। विभिन्नताएं आती किस में है, आनुवंशिक पदार्थ में आती है। अब आनुवंशिक पदार्थ की इस टाइम तक खोज नहीं हुई, तो ये कारण नहीं बता सका। अब ये क्या रह गई, इसकी कमी रह गई, ये क्या रह गई, इसकी कमी रह गई, ठीक है। तो विभिन्नताएं वह उनकी उत्पत्ति, ठीक है। तो विभिन्नताएं वह उनकी उत्पत्ति के कारण क्या होता है, जो उद्विकास होता है। देखो, विभिन्नताएं आने से नई जाति बनती है, ठीक है। तो इसमें लिखना तो हम जननिक प्रक्रिया, क्योंकि इसको म्यूटेशन का नहीं पता था, इसको उत्परिवर्तन का नहीं पता था। ये मानता था कि जो जनन करता है जीव, जनन करने के दौरान अगली पीढ़ी में कुछ अंतर आता है, फिर वो जनन करेगा, अगली पीढ़ी में कुछ अंतर आता है। तो ये क्या काय की बात कर रहा था, एक तरीके से सतत उद्विकास की बात कर रहा था। काय की बात कर रहा था, सतत उद्विकास की। हेलो, आओ क्लास ले, ठीक। कहाँ थे, विभिन्नताएं व उनकी उत्पत्ति, ठीक है। तो विभिन्नताएं व उनकी उत्पत्ति में लिखना तुम कि जननिक प्रक्रिया के दौरान, इसकी बात कर रहा हूं मैं, रियल कारण तो आगे आएगा और, ठीक है। मैं केवल डार्विन की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जानता था किसके बारे में, केवल कि हाँ जीव जनन करता है और उसमें विभिन्नता आती है, जीव जनन करता है और उसमें विभिन्नता आती है। तो ये सतत विभिन्नताओं की बात करता था। किसकी बात करता था, कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करता था, ये सतत विभिन्नताओं की बात करता था ये, ठीक है। तो ये केवल उसी के बारे में जानते, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे अपन, इसमें पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, जो डार्विन जानता था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जननिक प्रक्रिया के दौरान जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं,
उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख देना इसके अंदर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति। उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, अगला पॉइंट क्या है, डी, उपयोगी विभिन्नताओं। अब उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति कैसे है सर? देखो, जैसे तुम्हारे अंदर कैंसर हुआ, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेबी के अंदर कैंसर हो? नहीं चाहते ना। तुम क्या चाहते हो कि ये कैंसर की जड़ यही खत्म हो जाए। ठीक है, अब कैंसर क्यों हुआ था? क्योंकि तुम्हारी किसी कोशिका में कुछ उत्परिवर्तन हुआ था, कुछ उत्परिवर्तन हुआ था। वो उत्परिवर्तन क्या था? लाभदायक नहीं था। अरे कैंसर हो रहा है, कैंसर से मानव जाति को कोई लाभ नहीं हो रहा है, और प्रकृति भी इसको कुछ अच्छा नहीं मान रही है कि हाँ कैंसर होने से अपन एक कैंसर होने से क्या बना सकते हैं, अपन नई जाति का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अब मान लो एक पक्षी आया, पक्षी थे, मान लो पहले पक्षी थे, ठीक है, उनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी, उड़ने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, मैं दोनों पॉइंट समझा रहा हूं, योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब प्राकृतिक वर्ण, और ये उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, दोनों पॉइंट एक साथ समझा रहा हूं। ठीक है, तो अब कोई पक्षी था, ठीक है, उस पक्षी में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। कोई पक्षी था, उनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि उनके पंख आ गए। अब जो पक्षी उड़ सकते थे उनको कोई मारने आता, तो जो उड़ सकते थे वो तो उड़कर बच गए, और जो नहीं उड़ पा रहे थे उनको मार दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो नहीं उड़ पा रहे थे वो तो विलुप्ति हो गए, वो तो विलुप्ति हो गए, और जो उड़ पा रहे थे वही केवल बचे। तो जनन भी कौन करेगा, जो बचा है वही करेगा। तो जनसंख्या में वृद्धि भी किसकी होगी, जो बचा है वही करेगा, जो बचा है वही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पहले प्रकृति ने चुनाव किया, कैसे कि उड़ने वाले और बिना उड़ने वाले दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन प्रकृति ने चुना किसको, उड़ने वाले को, चुना किसको, उड़ने वाले को, और जो नहीं उड़ पा रहे थे वो मर गए, जो नहीं उड़ पा रहे थे वो मर गए। तो चुना किसको, अल्टीमेटली जो उड़ पा रहा था। ठीक है, तो अब जो उड़ पा रहा था वो ही क्या हुआ, चयन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए तुम लिखोगे क्या, प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता के लिए, इसके लिए लिखोगे तुम कि सर जो जंतु या जो जाति या जो जीव उस समय के अनुसार प्रकृति के लिए फिट को क्या बोलेंगे, योग्यता। ठीक है, दोबारा सुनना, जो जीव प्राकृतिक कंडीशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, कंडीशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, यही नहीं आ रहा मेरे को, क्या करूंगा मैं, कंडीशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, हाँ, जो जीव प्राकृतिक परिस्थितियों के दौरान योग्य होता है, नहीं, जो जीव उन प्राकृतिक परिस्थितियों के दौरान योग्य होता है वहीं आगे वृद्धि करता है, ठीक है, ये तो लिखना का में प्राकृतिक वर्ण में। ठीक है, अब जो इसके आगे का वर्ण, जो योग्य है वही क्या कर पाएगा, आनुवंशिक सूचनाओं को आगे बढ़ा पाएगा। जो योग्य है वही तो पहुंचाएगा ना, बाकी तो मर गए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति, जो विभिन्नताएं उन पारिस्थितिक परिस्थितियों के दौरान उपयोगी होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों में ये अलग अलग पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ बता दिए मैंने। ठीक है, अब नई जातियों की उत्पत्ति हो गई ना, पहले नई उड़ने वाले जीव थे, नई उड़ने वाले पक्षी थे, उनको कुछ और बोल गए, अब उनमें उड़ने की क्षमता आ गई तो वो नई जाति हो गई। वो क्या हो गई, नई जाति हो गई। और जिनमें उड़ने की क्षमता ही नहीं थी, जिनके पंख ही नहीं थे, वो क्या थे, अलग जाति थे। अब जिनमें उड़ने की क्षमता आ गई तो वो अलग जाति बन गए, अलग जाति बन गई ना, वो समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, डार्विन भैया ने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, लेकिन वो क्या नहीं जानता था, जेनेटिक्स के बारे में नहीं जानता था, आनुवांशिक सूचनाओं के बारे में नहीं जानता था, आनुवांशिक पदार्थ के बारे में नहीं जानता था। फिर भी उसने बहुत
सटीक, बहुत सटीक चीजें बताई। ठीक है, अब इसके बाद में नव डार्विनवाद आएगा, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर दिए और कुछ चीजों का कारण बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है अपना डार्विनवाद खत्म होता है। अगला पॉइंट, अगला नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, न्यू डार्विनिज्म। अब न्यू डार्विनिज्म की पॉइंट क्या है, सेम से किया। ठीक है, पहला आइए तीव्र गुणन, मतलब वही आ गया, अति जनन वाला ही आ गया। ठीक है, सेम है सर। ठीक है, सीमित भोजन व आवास, ये पॉइंट ऐड किया है इसने। ये सीमित भोजन व आवास के कारण क्या होती है, संघर्ष होता है। सीमित भोजन व आवास के कारण क्या होता है, संघर्ष होता है, ये संघर्ष होता है। ठीक है, तो सीमित भोजन व आवास के कारण क्या होगा, संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो जो फिट होगा वही क्या करेगा, आगे चुन लिया जाएगा, प्राकृतिक वर्ण होगा उसी का। ठीक है, अब जो चुन लिया जाएगा उसी में क्या होगा, आगे की तरफ आनुवांशिक पदार्थ की सूचनाएं हैं, उनको ट्रांसफर करने की क्षमता होगी। ठीक है, तो पॉइंट सेम है, तो ये पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, जननिक विभिन्नताएं, इसमें क्या कर दिया, जननिक विभिन्नताओं का कारण बता दिया। इसमें क्या बता दिया, कारण बता दिया। ठीक है, तो इसका नव डार्विनवाद में ये कारण बता दिया, ये पॉइंट ऐड कर दिया। ठीक है, और पृथक्करण वाला ऐड कर दिया, पृथक्करण वाला ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में समझा रहा हूं तुमको, प्राकृतिक वर्ण समझा दिया, संघर्ष समझा दिया, आवास भोजन समझा दिया, तीव्र गुण समझा दिया। ठीक है, 2 पॉइंट समझाने। ठीक है, कि इन 2 पॉइंट में नया क्या लिखना है, इन 2 पॉइंट में नया क्या लिखना है। इस पॉइंट में ये लिख देना, प्रकृति में सीमित भोजन व आवास होने के कारण जातियों के अंदर संघर्ष होता है, या जीवों के अंदर संघर्ष होता है। ठीक है, आपस में। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा, जननिक विभिन्नताओं में, जननिक विभिन्नताएं तो यहां भी आ रही थी। देखो, इसने कारण नहीं बताता, इसने क्या बता दिया, कारण बता दिया। यहां पर कारण बता दिया कि, तो इसमें क्या लिखोगे तुम, इसमें लिखोगे आनुवांशिक सूचनाओं में बदलाव के कारण, आनुवांशिक सूचनाओं में बदलाव के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे नई जातियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें यह पॉइंट लिख देना। ठीक है, क्योंकि ये आया था लगभग 1900 के आसपास, ये कब आया था, 1900 के आसपास, और उस टाइम तक न्यूक्लियस की खोज भी हो चुकी थी। मेंडल जो था अपना, मेंडल भैया था, उस मेंडल भैया की जो थ्योरीज थी, जो आनुवांशिक पदार्थ के बारे में जो थ्योरीज, जो मत थे, उनको भी क्या बता दिया था, सही बता दिया। ठीक है, उनको भी डिकोड कर लिया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है पृथक्करण। क्या आता है, पृथक्करण। पृथक्करण कुछ ऐसा है, पृथक्करण में यह है कि मानव जाति के साथ जनन कर रही है, हर जाति अपनी जाति के साथ जनन करे, तो ये क्या हो गया, जननिक पृथक्करण, जननिक पृथक्करण। ठीक है, अब कई पृथक्करण कैसा हो गया, आवास को लेकर हो गया। कुछ जीव हिमालय में रह रहे हैं, कुछ जीव मरुस्थल में रह रहे हैं, कुछ जीव वर्षा वनों में रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्थानीय या भौगोलिक विभिन्नताएं, भौगोलिक पृथक्करण हो गया, जिससे क्या हो रहा है, नई नई जातियों का अलग अलग जगह नया नया निर्माण हो रहा है। समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, पृथक्करण। तो पृथक्करण में क्या लिखोगे, जननिक या भौगोलिक स्तर पर विभिन्न जातियां एक दूसरे से अलग रहती है। क्या रहती है, एक दूसरे से अलग रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, नई जातियों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई एक तरीके से एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से नव डार्विनवाद भी कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट, अगला सिद्धांत कौन सा आता है अपना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या आता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसके तो लगभग पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये पॉइंट उठा के लिख देना है। ठीक है, जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, ये दिया था ह्यूगो डी व्रीज। हिंदी में लिखता हूं, ह्यूगो डी ब्रिज, इसने दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसने कहा था कि अब तक अपने आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो चुकी थी, आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो चुकी थी, तो अपन को पता था कि अगर आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो रहे हैं तो ही क्या होगा, नई जाति में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो इसने इसके लिए चीजें बताना क्या होगी, और भी ज्यादा आसान हो गई। क्या होगी, और भी ज्यादा आसान होगी। ठीक है, तो इसने पहला पॉइंट दिया, उत्परिवर्तन अचानक होते हैं।
उत्परिवर्तन अचानक होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, तुमको पता नहीं चलेगा। जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो पहली बार मान लो कि लाइट के कांटेक्ट में आ गया, अब वो लाइट के कांटेक्ट में आया तो लाइट ने क्या कर दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई उत्परिवर्तन कर दिया। अब उसने वहीं पर ही बाहर ही क्या बना ली, अलग कॉलोनी बना ली, तो उसको अपन को पता थोड़ी है, ये अचानक हो गया। क्या हो गया? अचानक हो गया। ठीक है, उत्परिवर्तन तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं साहब। तुम्हारी अगर सेल के अंदर कोई परिवर्तन हुआ तो तुम्हारी कैंसर तुरंत होगा, तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि कैंसर हो जाएगा। तुम अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ के कांटेक्ट में अगर तुम्हारा हाथ रख दोगे, तो अगर तुम्हारी सेल में उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण, उन रेज के कारण कोई उत्परिवर्तन हो गया जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो तुम्हारी क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, तो तुरंत होगा। ठीक है, उत्परिवर्तन वंशागत होकर नई जाति का निर्माण करते हैं। वही अपने पीछे वाला ले लो कि मान लो कोई पक्षी था, उस पक्षी में अचानक से परिवर्तन हुआ और अचानक से जो नई पीढ़ी आई उसके अंदर क्या आ गया? पंख आ गया। और वो पंख आ गए तो क्या होगा? अगली जाति के अंदर स्थानांतरित होगा। ठीक है, नई जाति का निर्माण हो गया ना, तो पंख वाली प्रजाति आ गई और एक बिना पंख वाली प्रजाति आ गई। ठीक है, उत्परिवर्तन में पैतृकों से भिन्न व इनमें कोई मध्यवर्ती अवस्था नहीं होती, मध्यवर्ती नहीं होती है। जिसमें पंख आए ना तो वो पंख प्रॉपर ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि छोटे पंख आ गए, बड़े पंख आ गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जाति की साइज के हिसाब से हो सकता है कि इस जाति में इतने बड़े पंख है, इस जाति में इतने बड़े पंख है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि इस जाति में इनके अंदर तो छोटे हैं, इनके अंदर बड़े हैं, इनके अंदर छोटे हैं, इनके अंदर बड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो डिजीज की कंडीशन अलग हो जाती है, समझ रहे हो, लेकिन नॉर्मली क्या दिखेगा अपन को? वही दिखेगा। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं मतलब तुम्हारी यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, मतलब किसी भी अंग में हो सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, उपयोगी उत्परिवर्तन को प्रकृति द्वारा स्वतः चुन लिया जाता है, वो ही आ गया, प्राकृतिक वर्णमाला आ गया। जो उत्परिवर्तन काम का है वो क्या आ जाएगा? जल्दी से क्या होगा? उसको चुन लिया जाएगा। वही पेड़ पक्षी वाला उदाहरण ले लो, प्रकृति ने चुन लिया कि ये बच पा रहा है तो वो बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगे? वो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो मरेंगे नहीं, और जिनके पंख नहीं थे वो जल्दी मर गए और वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ की तरह काम करते हैं। जो उत्परिवर्तन है वो उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ की तरह काम करते हैं। समझना एक चीज, उत्परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो नई जाति का निर्माण हुआ, नई जाति का निर्माण हुआ तो अचानक हो गया। अब अगर तुम जननिक प्रक्रिया मानते हो, मेंडल की तरह मानते कि जनन कर करके ही केवल क्या आ सकते हैं? उत्परिवर्तन आ सकते हैं। तुमको जब सेल डिवीजन पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि अपन जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। जब अपन मियोसिस करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, तब क्या होता है? माता और पिता के आनुवंशिक पदार्थ में कुछ चीज़ों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। समझ रहे हो? तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो परिवर्तन बहुत कम होते हैं। अब जैसे माता पिता से अपन बने तो अपन में क्या परिवर्तन बहुत कम है, अपन लेवल पर उनके जैसे दिखते हैं, लेकिन परिवर्तन बहुत कम है। तो इस तरीके से चलेंगे अपन, तो अपने अंदर जो अगर नई जाति का निर्माण हो, अगर मानव से नई जाति का निर्माण हो, तो अगर इस प्रक्रिया के दौरान चले, जननिक प्रक्रिया के दौरान, सतत प्रक्रिया के दौरान, जो मेंडल मानता था, ठीक है, उसके अनुसार चले तो अपन को करोड़ों वर्ष लग जाएंगे नई जाति बनने में, अपन से नई जाति बनने में। लेकिन पिछले लगभग 400 करोड़ सालों में क्या हो गई? कितनी सारी जातियां बन गई? 400 करोड़ सालों में, मात्र 400 करोड़ सालों में इतनी सारी जातियां बन गई। तो ये इतनी सारी जातियां बन गई कैसे? क्योंकि लगातार रिप्रोडक्शन करने से तो नहीं बन सकती, क्योंकि अगर लगातार रिप्रोडक्शन करेंगे तो भी अपन को 1 करोड़ साल तो लगेंगे मिनिमम, मानव से नई जाति के निर्माण में। तो जो नई जाति का निर्माण हो रहा है वो ज्यादातर हो कैसे रहा है? वो हो रहा है उत्परिवर्तन से। इसीलिए ये बोल रहा है कि जो उत्परिवर्तन है वो काय की तरह काम कर रहा है? कच्चे पदार्थ की तरह काम कर रहा है। सर, किसकी तरह काम कर रहा है? कच्चे पदार्थ की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? अपने चारों सिद्धांत कंप्लीट होते हैं, और ये देख लेना। ठीक है, तो आज अपना क्या हो गया? उद्विकास पूरा हो गया।
उद्योग विकास इवोल्यूशन कंप्लीट है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट है, इवोल्यूशन कंप्लीट है। अब कल अपने यूजेनिक्स और वो देख लेंगे, ठीक है, यूजेनिक्स और टिश्यू देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।